अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आज़ू काज़मी और आज की न्यूज़ जो है वो शुरू करते हैं। और मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही जो है एक वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुबह से आ रही हैं उसके बारे में बता दिया जाए। तो जी, सबसे पहले तो कई एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा यह गया है कि जिस वक्त ईरान इसराइल अमेरिका वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान ने जो है ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उसको नूर खान एयरबेस पर जो है वो पार्क करने की परमिशन दी। ये जी रिपोर्ट चल रही है सुबह से इंडियन मीडिया पर भी और दूसरे मीडिया पे भी बात की जा रही है। खैर, मैंने वो रिपोर्ट अभी ही देखी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है मैं ये भी बताती चलूं आपको कि पाकिस्तान ने इस तरह की किसी भी खबर को रिजेक्ट किया है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी ये खबर गलत है और या ये रिपोर्ट गलत है और पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की है। यानी कि एयरक्राफ्ट ईरान के जो है उनको नूर खान एयरबेस पे जो है वो कह लीजिए कि नहीं परमिशन दी गई थी कि वो वहां पर पार्क कर लें या वहां पर जो है उसको रख लें। बहरहाल इस तरह का जो क्लेम है वो रिजेक्ट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान पे इस तरह के इल्जामात लगे हैं और कहा गया है कि जी दोनों दोनों पार्टीज का साथ दे रहा है या एक तरफ नहीं है, और कई इस तरह की बातें जो है वो की जाती हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्या अमेरिका की नॉलेज में लाए बगैर क्या पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कि वो इस तरह से एयरक्राफ्ट जो है उनको रखा जाए या पार्क किया जाए और अमेरिका को खबर ही ना हो। इसलिए कि हमने तो ये भी सुना है कि अमेरिकन बेसिस जो हैं या इस तरह इस वक्त भी नूर खान एयरबेस के आसपास कहीं ना कहीं अमेरिकन मौजूद हैं। और अगर अमेरिकन मौजूद हैं तो उनकी नॉलेज में लाए बगैर तो इस तरह की बात हो नहीं सकती है। और अगर लड़ाई के वक्त पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस तरह के किसी भी क्लेम को रिजेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यही कहना है कि नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान ने इस तरह की किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनाया है और बिल्कुल भी ईरान के एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं खड़े किए गए। लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है और पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से जो क्लेम आ रहा है वो कुछ और है। अब दोनों में से कौन सही कह रहा है ये तो सोचना ही होगा, क्योंकि कई बार हम किसी तरह के प्रेशर में आकर या कभी किसी के साथ दोस्ती यारी दिखाने में भी इस तरह की बातें कर जाया करते हैं कि चलो ठीक है, ईरान की लड़ाई तो हो रही है, तो एयरक्राफ्ट अगर वो करना चाह रहे हैं यहाँ पे पार्क तो कर लें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को फिलहाल इनकार किया गया और कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ एक साल पहले जो है क्लैशेस हुए थे और एक लड़ाई चली थी जो कि बहुत अफसोसनाक है। बहुत लोगों के दिल दुखे, बहुत लोगों को अफसोस हुआ कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक बार फिर टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन बहरहाल कुछ लोग अभी भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो है बहुत जश्न वशन भी मनाया जा रहा है और बार बार बताया भी जा रहा है कि जी हम तो जीत गए थे। खैर, वो तो हम पहले भी कई जगह जीत चुके हैं, तो इसलिए मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। जो भी पाकिस्तान में मैली नजर डालेगा तो इस पर पाकिस्तान ऐसी कारी जर्ब लगाएगा कि उसकी चीखें वॉशिंगटन तक सुनी जा सकेंगी। एहसन इकबाल साहब ये भी मिनिस्टर है इस वक्त की हुकूमत में और उनका कहना ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर जो भी मतलब निगाह डालेगा, मतलब सर मैली भी बोल देते क्योंकि वैसे मैली निगाह बोला जाता है, लेकिन खैर उन्होंने कहा जो भी निगाह डालेगा उसको ऐसी जर्ब लगाएंगे यानी ऐसी मार लगाएंगे कि उसकी चीखें जो है वो वॉशिंगटन तक, मतलब वॉशिंगटन तक क्यों चीखें सुनाई देने की शौक है, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे मिनिस्टर्स कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट दिया करते हैं। अभी मैं आपको आज जो स्टेटमेंट उनकी सुनवाने लगी हूँ या बताने लगी हूँ उससे यकीनन आप लोग हैरान होंगे कि ये लोग क्या नशा करते हैं या कौन सी चरस पीते हैं जिसके बाद जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो दी जाती हैं। अब आप जैसे इन्हीं को देख लीजिए। अब ये जो है ये वजीर वफाकी वजीर हैं PMLN के कैसर शेख साहब। इनका कहना है दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। अरे दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? ये जो पेट्रोल प्राइस बढ़ती चली जा रही है, फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, पावर्टी लाइन के नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग जाते चले जा रहे हैं, क्या इसको आप तरक्की करना कहते हैं? सर मुझे नहीं पता हमारे मिनिस्टर्स को क्या हो गया है और क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पता नहीं चर्च ज्यादा ठीक मिलने लगी है पाकिस्तान में या कोई सी भी और ड्रग, या वैसे ही
एक कुर्सी का नशा भी होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि जी कुर्सी का नशा है। तो मुझे नहीं पता कि इनको किस चीज का नशा है, लेकिन बहरहाल ये जो बातें कर रहे हैं वो ठीक दिमाग में तो की नहीं जा सकती। बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि कहा जा रहा है सदर ट्रंप जो है वो चाइना जाते हुए हो सकता है 2 घंटे के लिए पाकिस्तान रुके। अब क्या बोलूं मैं, खैर ट्रंप ने 2 घंटे के लिए यहाँ पे रुकना है चाइना जाते हुए, तो वो तो चाइना तो वो कल पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी तक तो कोई लॉकडाउन मैंने देखा नहीं है कि पूरा शहर बंद कर दिया गया हो कि ट्रंप आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब भी इस वक्त यहाँ पर जो है ना कुछ कॉमेडी करने के मूड में थे, तो उन्होंने इस किस्म की बात कह दी, वरना यकीनन उनको भी सोचना चाहिए था कि वो 2 घंटे के लिए यहाँ पे रुक के क्या करेंगे। मतलब उन्होंने क्या फज्जे के पाए खाने, उन्होंने क्या मतलब छोले भटोरे खाने, उन्होंने करना क्या 2 घंटे यहाँ रुक के। लेकिन खैर बहरहाल अब क्योंकि हमें अपनी एक आदत है स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब देते रहते हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी उन्होंने एक दे दिए कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बिजली इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ, अवैस लोगारी साहब ये भी मिनिस्टर हैं, और अब उनका कहना ये है कि लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जो फ्यूल प्राइस बढ़ती जा रही है, लोगों का ख्याल है कि अब बिजली के बिल भी खौफनाक तरीके से आएंगे। तो उनका कहना है कि बिजली इतनी सस्ती कर देंगे पाकिस्तान में कि लोग बैटरी में महफूज करके बैटरी में रखकर रात को इस्तेमाल कर सकें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या बात करें, मैं सिर्फ इनके स्टेटमेंट बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी बता दिएगा, इसलिए कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, कम से कम मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहे कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है जी पीटीआई वाले जो हैं वो भी या पीटीआई सपोर्टर्स जो है या गवर्नमेंट के ऊपर जो लोग थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करने की अभी भी हिम्मत रखते हैं, वो कह रहे हैं जी जंग हारने वाले और जंग जीतने वालों के हालात देखिए। यानी फ्यूल प्राइस जो है वो भारत में बिल्कुल बढ़ाई नहीं गई है, और इसी तरीके से बाकी कंट्रीज के बाद जो है अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 61.5% जो है वो पेट्रोल प्राइस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारे यहाँ दावा किया जाता है कि जी भारत हमसे जंग हार गया है, तो हारी हुई जंग जो है उस कंट्री की हालत देखिए कि उन्होंने अपनी फ्यूल प्राइस जरा भी नहीं बढ़ाई है, और हमारी हालत देखिए कि हम अभी तक 61.5% जो है वो बढ़ा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोगों में, जैसे कहते हैं ना कि हमारे खास तौर पे वो लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट ला रहे हैं या गवर्नमेंट के अंदर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी काम करते हैं, और उसके बाद आराम सुकून से बैठ जाते हैं कि जी ठीक है पब्लिक जो है वो बिलीव कर लेगी। भाई पब्लिक अब बिलीव नहीं करती, पब्लिक अब होशियार हो गई, पब्लिक को बड़ा कुछ पता है। उसके बाद जी मरियम नवाज जो है यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनका कहना है JF-17 थंडर और सारे मिसाइल जिस पर हम बहुत प्राउड फील करते हैं वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। जी हाँ, अब उनका ये कहना है कि ये सारे मिसाइल्स और JF-17 थंडर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाए। तो मैडम जरा अपने पिताजी को, अब्बा जी को, नवाज शरीफ साहब को ये बता दीजिए मास्क जो है ना वो नाक कवर करने के लिए होता है, उसको इधर दांत कवर करने के लिए नहीं लगाया जाता। बाकी तो मुझे यकीन है कि इन्होंने मिसाइल बनाए होंगे और चलाने भी आते होंगे डेफिनेटली। उसमें तो मैं आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि हम आजकल किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, हमने हर एक को चैलेंज करना छोड़ दिया है। हमारे लोग जो है वो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि अब वो उनका फेंका हुआ जो है ना वो उसको पकड़ना रोकना, ये मतलब ये हर एक के बस की बात नहीं है। और इसीलिए मुझे भी यही लगता है कि इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये जो भी कह रही है सही कह रही है, बाकी मिनिस्टर्स भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो 3-4 दिन से हम जश्न मना रहे थे वो भी हम सही मना रहे थे, चाहे बाकी लोग जो मर्जी कहते रहे कि जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। और जैसे मुक्तदिर खान साहब का भी क्लिप मैंने आपको दिखाया था, तो इसलिए उन बातों में हम ना ही पड़े तो अच्छा है, इसलिए कि हमारी इनके मिनिस्टर्स जो है ना हमारे जो गवर्नमेंट में आते हैं, लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, इन विचारों की अपनी ही एक दुनिया होती है, ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो इसलिए इनको मजीद किसी किस्म की बात करना, चैलेंज करना या ये कहना कि नहीं जी ये तो आपने गलत कहा है, ये बात मेरा ख्याल है छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी भारत की और पीएम मोदी की। तो जी पेट्रोल का इस्तेमाल कम, 1 साल तक सोना ना खरीदें, मोदी जी की जो है भारत से अपील। जी हाँ, पीएम मोदी जो है वो अपनी कंट्री में ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, यानी पेट्रोल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो भारत तक जा चुका है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है
सोना ना खरीदें, मतलब गोल्ड ना खरीदें। और गोल्ड क्यों ना खरीदें जी? गोल्ड इसलिए कि गोल्ड कहीं बाहर से आता है और इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें पैसा जाता है, डॉलर लग जाते हैं, और इसी तरह की कई चीजें जो है वो पीएम मोदी ने कही है, और उसमें कुछ 4-5 चीजें उन्होंने और कही है। उसके लिए हम एक क्लिप देखते हैं, उसमें आपको वो पॉइंट्स जो है वन बाय वन आपको बताए जाएंगे, और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये परिस्थिति बनी हुई है और अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें जो है चिन्हित करी, वो काफी लोगों को काफी परेशान कर देगा कि ऐसा क्या होने वाला है जो कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात करी। तो उन्होंने क्या क्या बातें करी? उन्होंने कहा कि वर्क को प्रायोरिटाइज करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा काम आप घर से करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप गोल्ड को खरीदना कम करें, 1 साल के लिए आप इस गोल्ड को कम खरीदें। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाइए, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। उन्होंने कहा कि कुकिंग ऑयल, जो हम खाने बनाने के अंदर जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी कम यूज करें। और फिर वो बोलते हैं कि डिपेंडेंसी जो है फर्टिलाइजर के ऊपर है, यानी कि यूरिया के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करें, जो नेचुरल हमारे पास खाद है उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। फिर वो कहते हैं कि विदेशी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, यानी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और विदेशी ट्रेवल्स, यानी कि विदेश घूमने वाले जो लोग हैं उनको भी सलाह देते हैं प्रधानमंत्री की 1 साल वो भी उसको अवॉइड करें। तो बेसिकली बार बार एक साल की बात हो रही है। तो ऐसे 1 साल में क्या होने वाला है? जी, तो ये थे कर्नल दानवीर। बहरहाल उनके चैनल पे आप जाकर ये फुल वीडियो उनकी देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़ाहिर है कि शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ दिखाने का ये मकसद था कि मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें भारत में ये चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान में तो खैर ये चीजें बहुत दिनों से पहले से हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि पब्लिक के लिए बार बार गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि जी आप लोग जो है वो अपनी गाड़ियां कम बाहर निकालें, वर्क फ्रॉम होम का की बात की जा रही है। बीच में काफी दिनों तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी 3 डेज की छुट्टियां करने कर दिया था, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रखा जा रहा था। उसी के साथ साथ जो है वो अब दोबारा से यही सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई। भाई 1 साल भारत में भी, पहले भारत में ये हो रहा था कि नहीं वहां पर इतनी टेंशन नहीं है या वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन अब जो है लगता यही है कि फ्यूल प्राइस बेशक ना बढ़ाई हो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, और वो तमाम के तमाम बर्डन जो है वो गवर्नमेंट ही ले रही है। यानी जो फ्यूल की प्राइस ना बढ़ाकर जो बर्डन होता है एक तरह से इकोनॉमी पे, वो इस वक्त भारत की हुकूमत ही जो है वो मैनेज कर रही है, और वो मैनेज करने के काबिल है, तभी उनके पास इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। हमसे तो बहरहाल स्ट्रांग है, तो इसलिए वो ये कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये जरूर है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट हम भी यही फॉलो कर रहे हैं कि जी गोल्ड तो खैर हमारे यहाँ वैसे ही लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गोल्ड के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फ्यूल जो है उसको बचाने की बात की गई है, उसी के साथ वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बात की गई है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी है नहीं कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कहा गया है, तो अब वो कितने लोग कर पाएंगे और क्या हो पाएगा, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से काम किया जाता है ऑफिस वगैरह में, तो लोग तो वहाँ ऑफिस जाके जो है वो हमारे लोग थोड़ा बहुत काम जो कर लेते हैं वो फिर भी कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है, और ना ही हर ऑफिस जो है वो ये ऑफर करता है कि आप ऑफिस ना आके और घर से ही काम कर लीजिए। शायद ये भी एक बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के सामने है। जहां तक बाहर ट्रैवलिंग की बात है, तो वो तो हमारे अभी कहा गया है लोगों को कि जी आप बाहर ट्रैवल ना करें। बाहर ट्रैवल क्या खाक करेंगे, इसलिए कि जितने महंगे इस वक्त
टिकट्स हो गए हैं या कहीं आना जाना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये तो सिर्फ मिनिस्टर ही हैं जो सारे वक्त यहाँ से वहां फिरते रहते हैं। हाँ, भारत में अलबत्ता ये कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं, खासतौर पे जो फिल्म और इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज होते हैं कि वो बाहर बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं। उसके साथ साथ उनकी शादियां और फंक्शंस जो हैं वो भी अक्सर किसी और कंट्री में होते हैं। उसके बाद मेड इन इंडिया चीजें लेने की बात की गई है। आई विश के पाकिस्तान में भी हम ये कह सकते हैं कि जी मेड इन पाकिस्तान चीजें ही इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे किसी चीज की ऐसी प्रोडक्शन होती नहीं है, जो लोग यहाँ पे चीजें इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। और इसी वजह से जो ट्रेड भी बंद हो गई है हमारी अफगानिस्तान से भी और भारत से भी, उसकी वजह से भी चीजें जो है वो महंगी से महंगी होती चली जा रही है। पब्लिक की हालत बहुत खराब है। लेकिन जिसे कहते हैं हम सिर्फ ये बताने में लगे हुए हैं कि जी हमने जंग जीत ली है। अब ये जंग तो हमने जीत ली है, लेकिन उसके ऊपर बकौल हमारे जंग तो हमने जीत ली, बड़ी अच्छा किया, लेकिन भाई अब आगे क्या, पब्लिक को किस तरह से तसल्ली दी जाएगी कि जी आप जो है वो बिल्कुल परेशान ना होइए और बिल्कुल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये प्राइस बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये कहीं 500 पर लीटर पे जाकर ही फ्यूल प्राइस जो है वो शायद रुकेगी, उससे पहले रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को यकीनन हर जगह ही अब जो है गर्मी बढ़ती चली जा रही है। लोगों को एसी भी ऑन करने होते हैं, लोगों ने पंखे भी चलाने होते हैं और भी कई चीजें होती है। उसकी वजह से भी लोग परेशान है कि मैनेज करें तो कैसे करें। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसका ज्यादा फोकस इसी बात के ऊपर है कि किसी तरीके से जो है वो अफगानिस्तान को बार बार जो है जो छेड़ना शुरू कर रखा है। और अफगानिस्तान की तरफ भी जो लड़ाई जो है पाकिस्तान ने मुसलसल एक बांधी हुई है जो कि खत्म होने में ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल है उस तरफ भी इनको देखना चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी भी तभी सही होगी अगर आपके बॉर्डर पुरसुकून होंगे। अगर आपके बॉर्डर पे टेंशन है और आपके किसी भी तरफ के बॉर्डर पे टेंशन है तो डेफिनेटली ये मसला जो है इकोनॉमी का वो सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देगा। हर कुछ दिन के बाद सरफराज भुट्टी साहब जो हैं यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वो किसी ना किसी को लेकर बैठे हुए आपको टीवी पे दिखाई देते हैं और वहां पे वो यही बात कर रहे होते हैं कि जी कभी किसी लड़की को लेके बैठे होंगे, कभी किसी लड़के के साथ बैठे होंगे और उसके बाद कहा यही जाता है कि जी ये जो है ये सुसाइड बॉम्बर बन रही हैं और ये कहीं फटने जा रहे थे और हमने इनको रोक लिया। अभी एक बार फिर एक लड़की साथ बिठाई गई है जिसका फेस कवर किया गया है। ऐसे ही लोग बिठाए जाते हैं और कहा यह जा रहा है हमारे साथ बैठी खातून इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के मिशन पर थी, यानी सुसाइड बॉम्बिंग बॉम्बर जो है वो इनको बताया जा रहा है। और इनको ये इनका कल से बेचारी का जो है वो टीवी पे बार बार दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये सुसाइड बॉम्बर है और ये इस्लामाबाद में किसी जगह पर अटैक करने जा रही थी। लेकिन फिर इनको मिल गई पता नहीं कहाँ से, बहरहाल इन्होंने पकड़ लिया या जो भी है। और फिर अब उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है और बार बार टीवी पे बताया जा रहा है कि जी ये जो है इनको सुसाइड बॉम्बर हैं और इनको अफगानिस्तान से ट्रेनिंग थी और ये अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह से करने आई थी। ये सारी बातें जो है बार बार की जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आती इनको, ये लोग मिल कहाँ जाते हैं चलते फिरते हुए, किसी से वैसे ही आके कोई कह देता है कि जी कहाँ जा रही हो, जी मैं जरा फटने जा रही थी, तो वो कहते हैं अच्छा फटने से पहले इंटरव्यू दे दो टीवी पे। तो ये सरफराज मुफ्ती साहब जो है आपको हफ्ते 10 दिन में मंथ में एक दो बार जरूर इस तरह के लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। और जिस स्पीड से ये लोगों को सामने ला रहे हैं कि कोई सुसाइड बॉम्बर है तो कोई टेररिस्ट है तो कोई क्या, अगर इतनी स्पीड से लाकर वो टीवी इंटरव्यूज में उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो अभी तक तो मेरे ख्याल है कि तमाम के तमाम टेररिस्ट जो है वो पकड़े जा चुके होंगे या उनके इंटरव्यूज आ गए होंगे। अब एक बार फिर जो है वो ये कल से ये जो भी ये लेडी है इनको दिखाया और बताया जा रहा है कि जी ये जो थी ये इस्लामाबाद में कोई कार्रवाई करने जा रही थी और इनको रोक लिया गया। और इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा कि जी मुझे अफगानिस्तान से जो है ट्रेनिंग दी गई, अफगानिस्तान ने भेजा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से प्रोटेस्ट भी किया है और ये भी कहा है कि जी इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बार बार इस तरह से लोगों को लाकर और कैमरा के सामने बैठकर और इस तरह से बताकर क्या ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा? क्या उसके आगे कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि जिससे कि किसी को नुकसान हो या दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो? पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, पाकिस्तान को जाकर जो तालिबान की हुकूमत है उनसे बात करनी होगी और आपको अपने यहाँ से भी जो टेररिस्ट हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं उनको रोकना होगा। अब ये
जो है ये जो लेडी ये लेकर आए सामने, अब ना जाने ये बेचारी किसी प्रेशर में आके बात कर रही है या ये सच में ही कहीं फटने फुटने जा रही थी इस्लामाबाद। अब ये चीज जो है ये बहरहाल क्लियर नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो वही हाल है कि जिसे कहते हैं ना, वो एक पुराना जोक था कि जी कोई पुलिस वाले जो थे पाकिस्तान में वो हाथी को ले गए और उसको कहा कि तुम बोलो मैं हिरन हूं, और उसके बाद उसको जिस तरीके से उसकी खातिर तवाज़ो की तो हाथी ने बाहर आके कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ मैं हिरन हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लेडी बैठी है इनको किसी तरह के प्रेशर में लाकर और इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही है। लेकिन बहरहाल टेररिज्म तो हो रही है, बॉर्डर पे अटैक्स तो चल रहे हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका हल हरगिज वो नहीं है जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट को सोचना होगा, देखना होगा, वहां के जो मकामी लोग हैं बलूचिस्तान के, उनको बिठाकर बात करनी होगी। डॉक्टर मारंग बलोच को निकालिए जेल में से, इसी तरह से जो दूसरे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो बलूचिस्तान में कैद कर रखे हैं या उनको अरेस्ट कर रखा है, उनको निकाला जाए वहां से, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि इस इशू को किस तरह से सॉल्व किया जाए। क्योंकि लोगों को बंद कर देने से, लोगों की जुबान बंद कर देने से, लोगों को डराने धमकाने से ये इशू जो है ये सॉल्व होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, डॉक्टर मारंग बलोच को बाहर निकालिए, डॉक्टर मारंग बलोच को जो अरेस्ट कर रखा है उनको रिहा किया जाए, उनके जैसे दूसरे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी रिहा किया जाए। ईमान मजारी जिनको अरेस्ट कर रखा है उनको भी जेल से बाहर निकाला जाए, उन लोगों को बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, उस एरिया के बारे में बात की जाए, बलूचिस्तान के अपने लोगों की जिनकी वो जमीन है, जिनके वो रियल अर्थ मिनरल्स और सारी चीजें जो कभी चाइना को और कभी अमेरिका को ऑफर की जाती हैं, उन लोगों से बात की जाए, उनसे वहां के इश्यूज पूछे जाए। मिसिंग पर्सन का इशू जो बार बार बलूचिस्तान में उठता है उसको रोका जाए, तब ही कोई जो इश्यूज हैं वो खत्म होंगे या पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकेगा। वरना ये हालात जो है ये मुझे ठीक होते हुए नहीं लग रहे, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए तो डेफिनेटली यही लगता है कि पब्लिक जो है वो अब उसका सबर जो है वो जवाब देने लगा है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को यकीनन अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, अपने आप को देखना होगा। सिर्फ ये कह देने से जी ईरान लड़ रहा था, जी इजराइल में वॉर हो गई तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, ये वाला चूरन अब बिकने वाला नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।